in the court. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे हरियाणा एडीए का 2023 का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। साथ ही आपको अगर कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको ऑप्शन ई मार्क करना होगा, और अगर आप कोई एक क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करते हो, ना ही ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई, तो उस केस में आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो दीज वर द रूल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें लिस्ट 2 में केस लॉस दिए हुए हैं, हमें उससे मैच करना है विद लिस्ट 1। Invitation to treat was held. It is pertaining to the case of Macpherson versus Apane. Communication of acceptance, ये किससे related था? Feldhaus versus Bindley. Counter proposal, Heidi versus Wrench. और general proposal, general offer, लालमन शुक्ला versus गौरी दत्त। तो हमारा सही आंसर हो गया 4312। तो देख लेते हैं, ये है ऑप्शन डी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये हमें मैच करना है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 2A। 2A है, बात करता है प्रपोजल के बारे में। 2C बात करता है प्रॉमिस सी के बारे में। 2E बात करता है एग्रीमेंट के बारे में, और 2F बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2341। 2341, which is option B. B is the correct answer. Question number 3. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below. तो ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, ये है हमारा सेक्शन 68। फिर है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69। लाइबिलिटीज़ टू पे फॉर नॉन ग्रैटिट्यूस एक्ट्स, ये है हमारा सेक्शन 70 में। और फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143। 2143 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, match list 1 and list 2 and select the correct answer by using the codes given below. Destruction of subject matter, it was in the case of Taylor versus Cardwell. Non-occurrence of events contemplated, Krell versus Henry. Incapacity of party, Robinson versus Davison. Temporary intervention, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बंगूर। तो सही आंसर हो जाएगा 3412। इट इज ऑप्शन डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन or restraint during terms of service or enter into trade combination is void. No, it is wrong because यहाँ पे जो words use करे गए हैं during terms of service, अगर ये words नहीं होते तो ये statement correct होती, but during term of service किसी एक person को restrain किया जा सकता है because he is already into
वन एम्प्लॉयमेंट, वो ऑलरेडी एक जगह काम कर रहा है, देयरफॉर ही कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी अदर प्रोफेशन और ट्रेड। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। स्टेटमेंट 2, a manufacturer may enter into an agreement to sell his entire product to a particular person and not to sell to anyone else. Such agreement is also void. ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज सच एन एग्रीमेंट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। Next question, question number 6. Given below are two statements. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 कैसी हैं, करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1, A agrees to sell 100 tons of oil. Such agreement is void. It is correct because such agreement is actually void as per section 29 of the Indian Contract Act. बीइंग void बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। हम यहाँ इसमें ये सर्टेन नहीं है कि किस टाइप का ऑयल ए ने एग्री किया है कि वो बी को बेचेगा। सो दैट्स वाई दिस एग्रीमेंट इज void बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ स्टेटमेंट 2, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई वाइट हॉर्स फॉर ₹1000. सच एग्रीमेंट विल बी void. ये इनकरेक्ट है बिकॉज सच एन एग्रीमेंट इज अ वैलिड वन, बिकॉज इसमें क्लियर है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ए डायरेक्टली बी को बोल रहा है दैट आई विल सेल यू माई वाइट हॉर्स फॉर ₹1000. सो इट इज वेरी क्लियर ऑन टर्म्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 7 now. In case of anticipatory breach of contract, if the aggrieved party does not accept the repudiation and leaves the contract alive, then which of the following consequences ensue? तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ बिकॉज इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज दो पर्सन्स हैं ए और बी। ए इज़ द प्रॉमिसर एंड बी इज़ दी प्रॉमिसी। ए ने बी को एग्री किया था कि मैं आपको एक काम करके दूंगा, मे बी सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ए ने क्या किया, और डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी 1 मार्च, बट उससे पहले ही ए ने बी को बोला कि आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसने मना कर दिया। सो ए हेयर इज द रेप्यूडिएटर, ही इज द रेप्यूडिएटिंग पार्टी, ही हैज़ रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और बी जो है इस केस में बन जाएगी हमारी एग्रीव पार्टी। तो उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। नाउ विल रीड द क्वेश्चन अगेन। इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज बी हेयर, डज नॉट एक्सेप्ट द रेप्यूडिएशन बाय ए एंड लीव्स द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज एंस्यू। मतलब ए ने तो मना कर दिया दैट आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म, बट बी स्टिल बोलता है कि मैं आपका रेप्यूडिएशन एक्सेप्ट नहीं करता, आई स्टिल वॉन्ट यू टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो उन केसेस में व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, द पार्टी repudiating, that is A, may choose to perform and the promisee, that is B, will be bound to accept the same. This is correct. The promiser, that is A, cannot take advantage of supervening impossibility or frustration. इसका की मतलब है कि अब अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते समय अगर कुछ एक एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है या फिर सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और फ्रस्ट्रेटेड, तो क्या ए उसका एडवांटेज नहीं ले पाएगा? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ए स्टिल उस चीज़ का एडवांटेज ले सकता है। सो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी, द डैमेज फॉर ब्रीच वुड बी असेस्ड एट द टाइम व्हेन द रेप्यूटिएशन टेक्स प्लेस, और डी, द डैमेजेस फॉर द ब्रीच विल बी असेस्ड at the time fixed for the performance.
सो इट वुड बी असेस्ड एट द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस। और सी जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की लाइंस पे बेस्ड है। सो लेट अस नाउ रीड द क्वेश्चन। इफ द promisee, that is B, if the promisee does not accept the anticipatory repudiation of the contract by the promisor A, what would be the legal obligations on the promise? So exactly ये same lines पे based है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है question number 7. Options are the damages would be assessed at the time when the repudiation takes place. No, ये हमने ऊपर ही देख लिया था. So A is incorrect. Option B, the damages will be assessed at the time fixed for the performance of the contract. Yes, this is right. Option C, the promisee will have to take the risk of market rate falling. Yes, correct. Option D, the promisee would be under no obligation to take all the reasonable steps to keep his loss to the minimum. No, it is incorrect. तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, जो कि है सी में। सो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहाँ बात करी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग लीगल प्रोपोजिशंस रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्टल मीन्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑप्शन तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। Contract is concluded at the place where the proposal is accepted and the communication of acceptance is dispatched. Option B, the acceptor becomes bound when properly addressed and adequately stamped letter of acceptance is posted. No, this is incorrect. क्योंकि acceptor तब bound होता है जब जो उसकी acceptance है ऑफरर को रीच कर जाती है, ऑफरर की नॉलेज में आ जाती है। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, द ऑफरर बिकम्स बाउंड व्हेन प्रॉपरली एड्रेस्ड एंड एडुकेटली स्टैम्प्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। इट इज करेक्ट। ऑप्शन डी, द एक्सेप्टर बिकम्स बाउंड ओनली व्हेन हिज एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। करेक्ट, दिस इज वॉट आई टोल्ड यू एक्चुअली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इट इज एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द डेटर owes several distinct debts to the same creditor and makes the payment without any appropriation, then the creditor may use the payments to discharge which of the following debts? मतलब एक डेटर एक क्रेडिटर को बहुत सारे डेट ओ करता है और पेमेंट भी करता है बट विदाउट एनी अप्रोप्रिएशन। मतलब वो ये नहीं बताता कि मैं ये वाला जो पेमेंट कर रहा हूँ वो इस पर्टिकुलर डेट के लिए या लाइबिलिटी के लिए पे कर रहा हूँ। तो उस केस में जो क्रेडिटर है उन पेमेंट्स को कैसे यूज करेगा टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ऑफ द डेट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस नाउ। Before that, let me tell you that this question is based on section 60 of the Indian Contract Act. तो अब देखते हैं कि क्रेडिटर उस डेट को कैसे यूज करेगा। ऑप्शन ए, एट हिज डिस्क्रिशन टू वाइप आउट एनी डेट विच इज ड्यू। इट इज करेक्ट। कोई भी डेट वाइप आउट करने के लिए वो उस पर्टिकुलर पेमेंट को यूज कर सकता है। ऑप्शन बी, टू मेक पेमेंट फॉर द टाइम बार्ड डेट। करेक्ट।
Option C, to make payment for interest and costs and then to principal. This is also correct. Option D, to make payments for debt as determined by the court under section 61 of the Contract Act by application of law. No, it cannot be used for the purposes of section 61. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी. दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. Question number 11 now. So this question is a little big. I'll just read it out for you. Law is a social science that grows and develops with the growth and development of society. Technically, the civil administration of justice in India began with the Britishers' legislative efforts around the 18th century with a number of reforms in the Code of Civil Procedure 1859 afterward. According to the 27th Law Commission report, a special committee presided over by Sir Earl Richard, including Dr. Rashbhairav Ghosh, examined the draft bill of CPC, who carefully rearranged all the provisions of the draft Code of Civil Procedure 1908 into two parts, which include the body of the code and the schedule first and body of the code later, C, sections and orders, D, orders and rules, E, section orders and rules. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज एक्चुअली ऑप्शन बी. तो बी हमारा करेक्ट आंसर होएगा. Question number 12. Which one of the following options is true with reference to mean profits of property as given under section 2 subsection 12 of the Code of Civil Procedure 1908? It says mean profits means a profit which a person in wrongful possession of such property actually received. Correct. This is correct. Might with ordinary diligence have received therefrom. Correct. This is also correct. Option C, together with interest on such profit. Correct. But shall include the profits due to improvements made by the person in wrongful possession, or but shall not include the profits due to improvements made by the person in wrongful possession. So it is option E. It shall not include the profits due to the improvements. तो हमारा डी जो है, डी इज इनकरेक्ट, अदर्स आर करेक्ट. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी एंड ई, विच इज प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन सी. तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में. क्वेश्चन नंबर 13. Decree is always appealable and order can hardly be appealable. However, there are few orders in which first appeal is allowed but second appeal cannot be allowed. That is, no second appeal can be allowed. The above statements are with reference to section 2C of the CPC, 2E of the CPC, section 99 of the CPC, section 100 and 104 subsection 1 and 2 of the CPC, section 103 subsection 1 and 2 of the CPC. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी. सेक्शन 100 बात करता है सेकेंड अपील के बारे में, और सेक्शन 104 जो है वो बात करता है अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में. और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अपील के केसेस में सेकेंड अपील लाई नहीं करेगी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विच इज कमिंग हियर. एक्चुअली इट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा. Question number 14. The various modes in which the execution of a decree may be ordered are given in section 51 of the CPC. Point out one of the following modes which is not given under section 51 of the code as a mode of execution of a decree. तो हमें वो मोड बताना है जो कि सेक्शन 51 में प्रोवाइडेड नहीं है. Let's discuss the options. Option A, by delivery of any property specifically decreed, it is provided under section 51. By attachment and sale, or by sale without attachment of any property, it is also there. By arrest and detention of the judgment debtor, it is also provided under section 51 as a mode.
By appointment of a receiver, it is also there. Arrest and detention of the party who is neither party to the suit nor have any connection to the matter in issue. So this is not provided under section 51. तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ई, which is here D. D हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. Question number 15. Which are the essential components for institution of a civil suit? Cause of action, required, mandatory. Opposite party, required. Existence of subject matter, required. Relief claimed must be in the form of civil remedy. It is also required. The court must have the jurisdiction to adjudicate upon the same. It is also required. तो सारी options correct हैं. So answer would be D. All options A to E are correct. Question number 16. Consider the following propositions of law relating to the application and effect of doctrine of res sub judice under section 10 of the CPC with respect to the following matters. So, and choose the correct answer from the options given below. Option A. The matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. This is correct. The previously instituted pending suit in foreign court shall debar the Indian court from trying a subsequently instituted suit. No, it shall not debar. So this is incorrect. Option C. A decree passed in contravention of the doctrine of res sub judice shall be nullity and may be disregarded in the execution proceedings. No, this is also incorrect. The court in which the previous suit is instituted must have the jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit. It is correct. तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शन ए एंड डी. तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा. Question number 17. Given below are two statements. In light of the above two statements, choose the correct answer from the options given below. Statement 1. A rejection of application for leave to sue in forma pauperis is not considered as a decree as there is no plaint till the application is granted. This statement is correct. Statement 2. The proceedings under the Indian Succession Act and the Hindu Marriage Act are considered as statutory suits and decision given thereunder are decrees. This is also correct. तो दोनों ही statements correct हैं. तो option हो जाएगा हमारा correct option A. Both statement 1 and 2 are correct. A is the correct answer. Question number 18. Match list 1 and list 2 and choose the correct answer from the options given below. तो ये CPC के एक साइड पे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें मैच करना है विद लिस्ट 2. ऑर्डर 20 रूल 12 में बात करी गई है सूट्स फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स. ऑर्डर 20 रूल 14 में बात करी गई है सूट्स फॉर प्रीएम्पशन. ऑर्डर 20 रूल 15 में बात करी गई है सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और ऑर्डर 20 रूल 18 में बात करी गई है सूट्स फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन. तो ये क्या बैठा 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1 विच इज इन ऑप्शन बी. तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो इसमें आप मीन प्रॉफिट्स वाला जो है ऑर्डर और रूल बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि मीन प्रॉफिट्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में दी हुई है अंडर द CPC. और यहाँ पे ऑर्डर 20 रूल 12 में प्रोवाइडेड है सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स. सो इन अ वे यू कैन रिमेंबर दिस. Question number 19. Match list 1 and list 2 and choose the correct answer from the options given below. Dhulabai versus State of MP. It is on
exclusion of the jurisdiction of the civil courts. Daryao versus State of UP, it is on res judicata. Then Devilal Modi versus STD, it is on constructive res judicata. Morgan Stanley Mutual Fund versus Kartik Das, it is on forum shopping. तो ये हो जाएगा 2413. 2413 इज ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो ये सीपीसी के प्रोविजंस मैच करने हैं हमें. सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, इसमें है जजमेंट डेटर के बारे में. सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 बात करता है डिक्री होल्डर के बारे में. सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 बात करता है मीन प्रॉफिट्स के बारे में. और सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 बात करता है शेयर इन कॉरपोरेशन के बारे में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4321. 4321 इज गिवन इन ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21. With respect to the doctrine of res judicata, choose the correct statement from the given options. Choose the correct answer from the options given below. तो स्टेटमेंट ए है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटम. ये सही है. ए इज करेक्ट. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू सिविल सूट्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन, इंटरिम ऑर्डर एक्सेट्रा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सी the doctrine of res judicata codified under section 11 of the CPC is exhaustive. No, it is not exhaustive because और भी ऐसे provisions हैं जिसमें res judicata के बारे में बात करी गई है. Option D, the doctrine of res judicata applies to writ petition. Yes, it is also correct except for the writ of habeas corpus. तो हमारे correct option होगा A, B and D. A, B and D. Option D जो है हमारा correct answer हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22. तो इसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं ए, बी, सी एंड डी. इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द अबव ऑप्शंस. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस टू अ प्लेंटिव्स एक्शन whereas a counterclaim is a क्रॉस एक्शन. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दोनों ही क्रॉस सूट्स होते हैं. ऑप्शन बी है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ये ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि आप जिस एक सूट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम कर रहे हैं इट शुड अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज द प्लेंटिव्स सूट. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी है सेट ऑफ अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द सूट बट द काउंटर क्लेम अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट. इट इज करेक्ट. बोथ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम कैन नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो अब हमें इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट इज ऑप्शन बी. सो बी ओनली. बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Question number 23. In which of the following cases the Supreme Court held that a defect of jurisdiction, whether it is pecuniary or territorial, or whether it is in respect of the subject matter of the action, strikes at the very authority of the court to pass a decree, and such a defect cannot be cured even by the consent of the parties? Lucy Kochuvarid versus Mariappa Gondar, Kiran Singh and others versus Chaman Paswan and others, Major Khanna versus Brigadier Dillon, Shah Babu Lal versus J.D. Kania.
तो सही आंसर है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान. दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट. तो ऑप्शन बी हमारा सही है, विच इज एक्चुअली ऑप्शन डी. So D is the correct answer. Question number 24. Match list 1 and 2 and choose the correct answer from the options given below. Order 8 बात करता है written statement के बारे में. Order 21 execution. Order 29 sued by or against corporation. And order 33 sued by इंडिजेंट पर्सन. तो ये हो जाएगा 4123. 4123 इज एन ऑप्शन बी. तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. तो स्टेटमेंट 1 और 2 को हमें एग्जामिन करना है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है. स्टेटमेंट 1. वेयर अपॉन एन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड फॉर प्ली बार्गेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, द कोर्ट मस्ट अवॉर्ड कॉम्पनसेशन वेदर और नॉट एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज. तो क्या ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो विक्टिम को कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करेगी ही? नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी. तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गई. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच इज स्टेटमेंट नंबर 2. वेयर अपॉन एन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड फॉर प्ली बार्गेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, द कोर्ट कैन नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट सिंस दैट वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ एंड हारमनी. मतलब कि कोर्ट जो है कि उसको कोई पनिशमेंट अवॉर्ड कर ही नहीं सकती. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. बोथ 1 and 2 आर फॉल्स. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 26. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए. Section 93 and 94 of the CRPC expressly and impliedly confers the power to seize and take possession of the document and thing. तो अब ये sections हो गए हैं section 96 and 97 of the BNSS. तो पहली जो statement है वो गलत है. Statement B. A search warrant under section 93 of the CRPC or section 96 of the BNSS can be issued to any person including a police officer, whereas under section 94 of the CRPC or 97 of the BNSS can be issued only to a police officer. ये statement correct है. Statement C. For a search warrant under section 93 and 94 of the CRPC, criminal proceeding at any stage is a prerequisite. ये statement फिर गलत है. Statement D. Section 94 empowers the DM and the SDM to authorize any person to conduct search. ये भी incorrect है. ऐसा कुछ नहीं हो सकता. Statement E. Under section 93 subsection 3 only the DM or the CJM can grant a warrant for search. ये सही स्टेटमेंट है. तो सही हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट बी एंड ई. तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. Section 96 and 97 of the BNSS is related to search warrant. Question number 27. Given below are two statements, statement 1 and 2. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Statement 1. The statutory limitations on the revisional power of the High Court are contained in section 397 subsection 3 and section 402 subsection 1. Statement 2. The statutory limitations on the revisional power of the High Court are contained in
or provided in section 397 subsection 2 and section 401 subsection 3 of the CRPC. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बट अगर हम देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग BNSS की क्या प्रोविजंस हैं, 397 का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सेक्शन 438 ऑफ द BNSS. सिमिलरली सेक्शन 401 का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सेक्शन 442 ऑफ द BNSS. क्वेश्चन नंबर 28. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो एक तरफ CRPC के प्रोविजंस दिए हुए हैं और उन्हें हमें मैच करना है कि उसमें क्या है. सेक्शन 44 ऑफ द CRPC ये बात करता है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, तो ए का हो गया 2. सेक्शन 46 CRPC अरेस्ट हाउ मेड. ओके. सेक्शन 49 of the CRPC talks about no unnecessary restraint. Section 51 talks about search of arrested person. तो सही हो जाएगा हमारा 2134 जो कि प्रोवाइडेड है ऑप्शन डी में. 2134 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. अब हम BNSS के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस देख लेते हैं. सेक्शन 44 अब हो गया है सेक्शन 41 of the BNSS. सेक्शन 41 of the BNSS. सेक्शन 46 है सेक्शन 43 of the BNSS. सेक्शन 49 हो गया सेक्शन 46 of the BNSS. सेक्शन 51 है सेक्शन 49 of the BNSS. क्वेश्चन नंबर 29. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सेक्शन 406 ऑफ CRPC इसमें बात करी गई है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, ऑप्शन सी. सेक्शन 407 ऑफ CRPC इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, ऑप्शन 1. सेक्शन 408 ऑफ CRPC पावर ऑफ द सेशंस जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स. सेक्शन 409 ऑफ CRPC तो जो ऑप्शन बच गया है विच इज़ विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. बट 409 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं सेशंस की बात करी गई है, विड्रॉल ऑफ केसेस बाय द सेशंस जज. सो विल कंसिडर दिस ओनली एज द करेक्ट ऑप्शन. तो सही आंसर हमारा होता है 3124 विच इज़ प्रोवाइडेड इन ऑप्शन बी. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. अब अगर हम BNSS के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस की बात कर लें तो सेक्शन 406 अब हो गया है सेक्शन 446 ऑफ द BNSS. 446. 407 हो गया है 447. 408 हो गया है 448 और 409 हो गया है 449 ऑफ द BNSS. क्वेश्चन नंबर 30. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये हमारा जजमेंट है अरेस्ट पे. सो सेक्शन 41A ऑफ द CRPC जो कि अरेस्ट का एक प्रोविजन है. ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये है FIR पे लैंडमार्क जजमेंट है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC. गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये है हमारा एंटिसिपेटरी बेल पे. तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर. और बचा ऑप्शन सी श्यामलाल मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ये है हमारा सर्च वारंट पे. तो सेक्शन 94 ऑफ द CRPC. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3142 जो कि है ऑप्शन 3142 इज ऑप्शन ए ओनली. तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा. बट अगर अब हम बात कर लें BNSS के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस की तो सेक्शन 154 है सेक्शन 173 ऑफ द BNSS. 438 है 482 ऑफ द BNSS. सेक्शन 41A सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 to 6 में है. दिस इज सेक्शन 35.
एंड सेक्शन 94 अब हो गया है सेक्शन 97 ऑफ द BNSS. Question number 31. Choose the correct answer from the options given below. Statement A. There shall be no appeal by a convicted person where a High Court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 6 months. ये statement बिल्कुल सही है. Statement B. There shall be no appeal by a convicted person where a court of session passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months. ये statement भी correct है. Statement C. There shall be no appeal by a convicted person where a metropolitan magistrate passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 2 months. ये गलत है because court of session और magistrate का एक साथ दिया हुआ है which is 3 months only. तो हमारी सी स्टेटमेंट गलत हो गई. स्टेटमेंट डी. देयर शैल बी नो अपील वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी एंड हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ हाई कोर्ट ऑन सच प्ली. बिल्कुल सही है. ऐसे केसेस में अपील मेंटेनेबल नहीं है. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी. ए, बी एंड डी ओनली विच इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन सी. तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी. ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 417 ऑफ द BNSS, जो कि पहले था सेक्शन 376 ऑफ द CRPC, जो कि प्रोवाइड करता है दैट देयर शैल बी नो अपील इन पेटी केसेस. क्वेश्चन नंबर 32. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. Statement A. As per section 300 of the CRPC, section 300 is now section 337 of the BNSS. A person who has been tried by a competent court for an offence and convicted shall, while such conviction remain in force, not be liable to be tried for the same offence. बिल्कुल सही बात है. As per section 300 of the CRPC, a person who has been tried by a competent court for an offence and acquitted shall, while such conviction remain in force. It should not be there. It should be while he is being acquitted or while such acquittal is in force, not be liable to be tried for the same offence. Option C. As per section 300 of the CRPC, a person who has been tried by a competent court for an offence and convicted shall, while such conviction remain in force, not be liable to be tried for the similar offence. तो similar offence नहीं होता, it is the same offence. The word which is used is the same offence. Exactly, it has to be the same offence. Statement D. As per section 300 of the CRPC, a person who has been tried by a competent court for an offence and acquitted shall, while such acquittal, it should be acquittal, remain in force, not be liable to be tried for the similar offence. It should not be similar but same offence. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. एंड ऑप्शन बी पे हमें थोड़ी बहुत ये कंफ्यूजन है बट द आंसर की शोज दैट इवन बी इज द करेक्ट आंसर. तो हम ये मानेंगे कि ये एक टाइपो एरर है एंड विल कंसिडर दिस ऑल्सो एज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. जो हमारा सेक्शन 300 CRPC है विच इज़ नाउ सेक्शन 337 ऑफ द BNSS, ये बेस्ड है मैक्सिम पे विच इज़ ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट, ऑट्रोफॉइस एक्विट. क्वेश्चन नंबर 33. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट्स और द ऑप्शंस गिवन बिलो. Statement A है the public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person. ये सही है. Statement B. The assistant public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person. ये भी सही है. मतलब ये withdrawal की power not only is vested with the public prosecutor but also with the assistant public prosecutor.
Option now statement C, the public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court at any time before the order is passed, it is not order but judgment, before the judgment is passed, withdraw from the prosecution of any person. तो C statement हमारी गलत हो गई. Statement D, the assistant public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the order is passed. So this statement is also wrong. तो हमारी सही statement हो गई statement A and B. तो B हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा. और ये कहाँ पर प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 360 ऑफ द BNSS, जो कि पहले था सेक्शन 321 ऑफ द CRPC, withdrawal from prosecution. Question number 34. Choose the correct answer from the options given below. Statement A, any person accused of any offense before a criminal trial shall be a competent witness. Yes, this is correct. Statement B, the accused of any offense shall be called any time as a witness. This is incorrect. This statement is not right. Then statement C, the failure of the accused person to give the evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties. This is also right. Statement D, the metropolitan magistrate examining the accused shall make memorandum of the substance of examination of the accused. This is also correct. तो हमारी सही स्टेटमेंट्स हो गई स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी. ए, सी एंड डी. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सी इज द राइट आंसर. Question number 35. Choose the correct answer from the options given below. Statement A, police custody may be maximum of 15 days. ये सही है. If any investigation related to any offence punishable with imprisonment of life, total period of judicial custody will not be more than 90 days, including 15 days of police custody. ये बिल्कुल सही है. Statement C, if any investigation related to any offence punishable with imprisonment of life, total period of judicial custody will not be more than 90 days, excluding 15 days of police custody. ये statement गलत है. It is actually inclusive. It includes the 15 days of police custody as well. तो हमारा ऑप्शन बी सही है और इसीलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है. D, in case of an offence which is punishable with 7 years of imprisonment, the detention shall not increase 60 days. ये भी सही है. तो in case any offence is there which is punishable with less than 10 years, तो उस केस में हमारा period of detention रहेगा 60 days. तो हमारा सही ऑप्शन हो गया स्टेटमेंट A, B and D. ऑप्शन B is the correct answer. और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 187 ऑफ द BNSS, जो कि पहले था सेक्शन 167 ऑफ द CRPC. क्वेश्चन नंबर 36. A court in any case in which it is empowered to issue summons for the appearance of any person may issue, after recording the reason in writing, the warrant of arrest in lieu of summons. तो ये प्रोविजन है कौन सा? दिस इज सेक्शन 90 ऑफ द BNSS, जो कि पहले था सेक्शन 87 ऑफ द CRPC. So these statements are: A, if before the issue of such summons the court has reason to believe that he has absconded. बिल्कुल सही बात है. इस केस में वारंट इशू किया जा सकता है in lieu of summons. If after the issue of such summons but before the time fixed for the appearance, the court has reason to believe that he will not obey the summons. ये भी सही है. तो सेक्शन में बेसिकली दोनों के बारे में बात कर रही गई है, बिफोर की और आफ्टर की, इसलिए दोनों सही हैं. स्टेटमेंट सी, इफ आफ्टर द इशू ऑफ सच समन बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द ट्रायल, द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ही विल नॉट ओबे द समन्स. तो यहाँ पे ये ट्रायल नहीं है, बट इट इज द टाइम फिक्स्ड फॉर द अपीयरेंस.
तो ये हमारा ऑप्शन, जो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट डी, इफ एट एनी टाइम ऑफ अपीयरेंस fails to appear before the court and summons is proved to have been duly served and also no reasonable excuse was offered for such non appearance, ये भी सही है। तो हमारे सही स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी, ए बी एंड डी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, choose the correct answer from the options given below. Statement A, registering of FIR, first information report in cognizable offences mandatory, बिल्कुल सही बात है। और FIR का क्या प्रोविजन है? सेक्शन 173 ऑफ द BNSS, जो कि पहले था सेक्शन 154 CRPC में। Now statement B, a statement recorded by a police officer in respect of a cognizable offence is FIR if it has been recorded before the commencement of the investigation, बिल्कुल सही बात है। पहले FIR होगी फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। Statement C, a statement recorded by a police officer in respect of a cognizable offence is FIR if it has been recorded after commencement of the investigation. इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR नहीं होती, इट इज़ द अदर वे राउंड। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। सप्लाई ऑफ FIR's कॉपी टू द इन्फॉर्मेंट इज मैंडेटरी, ये हमारी स्टेटमेंट सही है। तो हमारी सही स्टेटमेंट्स हो गई स्टेटमेंट ए, बी एंड डी, ए बी एंड डी। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कोर्ट ऑफ सेशन, ये CRPC के सेक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट विल मैच एज पर दिस क्वेश्चन और उसके बाद हम BNSS के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस देखेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन है सेक्शन 9 में CRPC। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 11 ऑफ द CRPC। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 20 ऑफ द CRPC एंड कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 16 ऑफ द CRPC। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2143, विच इज ऑप्शन ए ओनली। तो ए हमारा सही आंसर हो गया। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग BNSS के सेक्शंस देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो सेक्शन 8 में प्रोवाइडेड है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 14 में प्रोवाइडेड है। और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अब BNSS में है ही नहीं, वो अबॉलिश हो गई है। सो एज पर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ये बेसिकली है क्वेश्चन CRPC का, विच इज़ नाउ BNSS। सेशन जज में पास सेंटेंस ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ, तो वो है ही कैन पास एनी sentence, he can pass any sentence and in case he is passing death sentence it has to be subject to confirmation by the high court. तो ये तो हमारे ऑप्शंस में है नहीं, तो we'll consider it to be 10 years because that is the highest punishment which is given in the options. Then B, the court of chief judicial magistrate may pass sentence of maximum imprisonment of 7 years. The court of magistrate of first class may pass sentence of maximum imprisonment of 3 years and court of metropolitan magistrate may pass sentence of maximum imprisonment of 3 years. So it should actually have been 3 years here, जो कि ये नहीं है, it is given 7 years here. So we'll still consider it to be 7 years because section में लिखा है कि the court of magistrate of first class has the same powers as the मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इन दोनों की पावर्स एग्जैक्टली सेम रहती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सो इट इज़ बेसिकली ऑप्शन बी विच इज़ करेक्ट। अगर अब हम रेलेवेंट प्रोविजंस देख लें BNSS के, तो जो सेशन जज के पास ये पावर है इज़ अंडर सेक्शन 22 ऑफ द BNSS, जो पहले सेक्शन 28 था CRPC का। और
the magistrates, with regard to the magistrates, it is provided under section 23 of the BNSS, जो कि पहले था section 29 of the CRPC. Question number 40. So, consider the following statements relating to definition of fraudulently under section 25 of the IPC and choose the correct answer from the options given below. तो fraudulently section 2 subsection 9 में provided है in the BNS. तो statement है, statement A, fraudulent acts cover injury to specified property belonging to known or ascertained person. ये statement गलत है because ये specified property या known ascertained persons के respect में होनी ज़रूरी नहीं है. Statement B, fraudulent act cover injury to specified property belonging to unknown person. Again, this is wrong for the same reason. Statement C, fraudulent acts cover injury to unspecified property belonging to unknown and ascertained person. ये सही है. Statement D, fraudulent acts cover injury to property and injury of every other kind. This is also correct. तो हमारी सही स्टेटमेंट्स हो जाएंगी स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 41. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस और ऑफेंसेस ऑफ द आईपीसी. तो हमें बताना है कि 97 सबसेक्शन 2 के हिसाब से कौन कौन से ऑफेंसेस इंक्लूडेड हैं, जो कि अब हो गया है सेक्शन 35 ऑफ द BNS. स्टेटमेंट ए, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और मिसचीफ, नो. स्टेटमेंट बी, रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एक्सटॉर्शन, नो. सी, थेफ्ट, रॉबरी एंड मिसचीफ ऑफ एनी काइंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नो. थेफ्ट, रॉबरी, mischief and criminal trespass. Yes, D is the correct answer. Question number 42. In which of the following cases mere preparation to commit an offence is or are made punishable under the IPC? Statement A, possession of counterfeit coins. ये सही है. The mere preparation of it is punishable. B, possession of false weights and forged documents. This is also correct. Making preparation to commit dacoity. ये भी सही है. D, waging war against government of India. This is also right. तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं. इनकी प्रिपरेशन ही पनिशेबल होती है. So D is the correct answer. अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग BNS के प्रोविजंस देख लेते हैं. पोजेशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 181 ऑफ द BNS. बी, पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट्स ये BNS से डिलीट हो गया है. एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड है सेक्शन 339 में. सी, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 310 सबसेक्शन 4 में. और वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 147 ऑफ द BNS. क्वेश्चन नंबर 43. Which of the following legal proposition is not applicable for an offence of wrongful restraint under the IPC? Is not applicable. Statement A, there has to be a voluntary obstruction of a person. ये सही है. The person must be restrained from proceeding in any direction in which he has a right to proceed. ये भी सही है. The person must be restrained from proceeding to all directions beyond a certain area. ये गलत है because this is wrongful confinement. D, even mere verbal prohibition, direction or demonstration will be sufficient to constitute wrongful restraint. ये भी गलत है. तो हमारे सही ऑप्शंस हो गए ऑप्शन ए एंड बी. तो हमारा सही आंसर होएगा सी. सी इज द करेक्ट आंसर. और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट BNS में कहाँ प्रोवाइडेड है?
अंडर सेक्शन 126 और wrongful confinement कहाँ प्रोवाइडेड है? सेक्शन 127. Question number 44. Consider the following proposition relating to offence of assault, affray and riot. Which of the following must be proved for the offence of riot under the IPC? A. It must be committed in a public place and cannot be committed in private place. This is wrong. B. It must be committed by 2 or more persons. It is also wrong because it requires at least 5 persons. C. It must be committed by 5 or more persons with any one of the objectives specified in section 141 of the IPC, which is now section 189 of the BNS. This statement is correct. D. It is an offence against the public peace and generally premeditated. This is also correct. तो सही आंसर है हमारा सी एंड डी. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. और राइटिंग कहाँ पर प्रोवाइडेड है? सेक्शन 191 ऑफ द BNS. और ये जो राइटिंग होता है इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विथ अनलॉफुल असेंबली. Question number 45. Subject to the provision of section 99 of the IPC, which is now section 37 of the BNS, the right of private defense of property under which of the following offence extends to voluntary causing death to the wrongdoers? A. Robbery. This is correct. B. Mischief by fire on any building, tent or vessel which is used for human dwelling. This is also correct. An act of throwing acid which may cause reasonable apprehension of grievous hurt. तो ये प्रॉपर्टी वाले में तो नहीं है, बट देन इट कम्स अंडर द प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी. सो इट इज इनकरेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन. डी इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारा सही आंसर हो गया ए बी डी. ए बी डी इज ऑप्शन सी. सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 46. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the quotes below. Section 350, it talks about, of the IPC, talks about criminal force. Section 351, assault. Section 339 of the IPC talks about wrongful restraint. And 340 talks about wrongful confinement. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143, विच इज़ ऑप्शन ए. अब अगर हम BNS के सेक्शंस की बात कर लें तो 339 और 340 तो हमारे हैं सेक्शंस 126 एंड 127 ऑफ द BNS, और 350 और 351 है सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ द BNS. Question number 47. Match list 1 and list 2 and select the correct answer by using the codes given below. VC Shukla versus State. So this is the landmark case on criminal conspiracy. बहुत landmark judgment है ये. Birendra Kumar Ghosh versus Emperor. It is on section 34 of the IPC, joint liability. R versus AM Sullivan. It is on sedition. राम तहल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट इज़ ऑन अनलॉफुल असेंबली. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2134, विच इज़ इन 2134 इज़ इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा. अगर हम बात करें जॉइंट लाइबिलिटी, ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द BNS. उसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 में बात करी गई है. सेडिशन इज नो मोर एन ऑफेंस अंडर द BNS. और अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करी गई है सेक्शन 189 BNS में. क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following is correct regarding the offense of cruelty by husband or relatives under section 498A of the IPC, or which is now section 85 and 86 of the
85 and 86 of the BNS. A. It has been inserted into the IPC by Act 47 of 1983. No, it is by virtue of Act 46 of 1983. तो ये गलत हो गया. It has come into effect from 25th of December 1983. ये सही है. C. It is non-bailable and cognizable. ये भी सही है. The allegation in the landmark case of Arnesh Kumar was of 498A. ये बिल्कुल सही बात है. It is a compoundable offence. No, it is not compoundable. तो हमारे सही ऑप्शंस हो गए B, C and D. B, C, D is provided in option D. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D. Question number 49. The right of private defense of the body extends to causing death if the offense which occasions the exercise of the right is an assault with the intention of committing rape. सही है. An assault with the intention of gratifying unnatural lust is also correct. An assault with the intention of committing robbery. No, because question हमारा body से related है and robbery is an offense pertaining to property. D. An assault with the intention of kidnapping or abduction is also right. E. An assault with the intention of wrongfully confining a person. ये भी सही है. तो सही है हमारा A, B, D and E. A, B, D, E. So it is an option B. तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन B. और ये कहाँ पर प्रोवाइडेड है कि आप कोई एक पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो है डेथ भी कॉज कर सकता है इन वाइल ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी. इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38 ऑफ द BNS, जो कि पहले था सेक्शन 100 ऑफ द IPC. Question number 50. Given below are two statements. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given. Statement 1. Punishments under the scheme of IPC can be commuted either by the president or the governor or the appropriate government. तो ये statement हो गई incorrect because it can be commuted only by the appropriate government. और ये BNS में कहाँ provided है अब? It is provided under section 5 of the BNS. Statement 2. The punishment of transportation of any term shall be construed as imprisonment of that term as per section 53A of the IPC. तो ये statement भी गलत है because it shall be construed as imprisonment for life. और BNS की बात करें तो अब ये provision BNS में है ही नहीं. So statement 1 and 2 are incorrect. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और बाकी का जो 50% पेपर अभी रह गया है हरियाणा ADA 2023 का, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.